नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ के नए कानून को लेकर काफी डिटेल में बात की। उन्होंने बताया कि ये कानून कैसे तैयार हुआ, क्यों तैयार हुआ, इसका फायदा किसको होगा, इस कानून को लागू करने की जरूरत क्या थी। मोदी ने क्या कहा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा वक्फ के कानून को लेकर आज दो बड़े डेवलपमेंट हुए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर पूरी तरह से स्टे लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने वक्फ कानून के सिर्फ दो नियमों के एग्जीक्यूशन पर इंटरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम तंजीमों ने अपनी जीत करार दिया, कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। और तीसरा डेवलपमेंट यह हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ साफ कह दिया कि उन्होंने बिना सोचे समझे वक्फ एक्ट में बदलाव नहीं किए। 5 साल के सोच विचार के बाद, मुस्लिम विद्वानों से राय मशवरे के बाद वक्फ एक्ट में बदलाव किया। इसलिए आज नहीं तो कल वो लोग भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का सपोर्ट करेंगे जो फिलहाल इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मौलानाओं ने कहा है अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट के कुछ प्रोविजंस पर रोक लगाई है। अगली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट नए कानून को पूरी तरह खारिज कर देगा। असल में हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ एक्ट को लेकर आदेश दे दिया। नए कानून के तहत केंद्र सरकार फिलहाल वक्फ काउंसिल का गठन न करे, राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट न करें। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज वक्फ के तहत रजिस्टर हो चुकी हैं उन्हें नए कानून के तहत डी नोटिफाई न किया जाए। वक्फ बाय यूजर के तहत जिन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो रहा है उन पर स्टेटस को यानी यथास्थिति रहेगी। ये वो पॉइंट थे जिन पर मुस्लिम संगठनों और विरोधी दलों के नेताओं को सबसे ज्यादा आपत्ति थी। इन प्रोविजंस के आधार पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा था। लेकिन हिंदू पक्ष के वकीलों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश सरकार की जीत है। अदालत ने जिन प्रोविजंस पर फौरी रोक लगाई है वो भी सरकार का पक्ष सुनने के बाद हट जाएगी। अब सवाल है क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद वक्फ एक्ट का विरोध और बढ़ेगा? क्या देश के सारे मुसलमान, सारे मौलाना वक्फ एक्ट में बदलाव का विरोध कर रहे हैं? मैं आज आपको उन मुस्लिम्स की बात भी सुनवाऊंगा जो कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में बदलाव अच्छा है, ये मुसलमानों के हक में है और इसके लिए नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहिए, उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। तो पहले आपको बता देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और फिर बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आज ये साफ हो गया कि अगली सुनवाई तक देश भर में वक्फी प्रॉपर्टीज के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा। वक्फी संपत्ति जैसी थी वैसी बनी रहेगी। वक्फ बाय यूजर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा और इसके अलावा अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। नए वक्फ कानून को लेकर जो पिटीशन फाइल की गई हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन सुनवाई की। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की सवालों का जवाब दिया और 1 हफ्ते का समय मांगा ताकि डिटेल में जवाब दिया जा सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी जो मस्जिद, मदरसा, दरगाह, मज़ार और दूसरी वक्फी प्रॉपर्टी जैसे चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। इसके अलावा वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज नोटिफाइड हैं, यानी जिस प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया जा चुका है उसे फिलहाल डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा और अगली सुनवाई तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई नई अपॉइंटमेंट न करे। अब 7 दिन बाद सरकार इस मामले में अपना जवाब देगी और पिटीशन को भी सरकार के जवाब के आधार पर काउंटर फाइल करने के लिए 5 दिन का वक्त मिलेगा। इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अब इस मामले में सभी 73 पिटीशन को नहीं सुना जाएगा। पिटीशनर्स कोई 5 पिटीशन चुन ले, सिर्फ उन्हीं पर सुनवाई होगी, बाकी याचिकाओं को निस्तारित माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम तंजीमों ने राहत की सांस ली। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, जमीयत उलमा हिंद हो, सब ने सुप्रीम कोर्ट की शान में कसीदे पढ़े। वक्फ एक्ट के खिलाफ पहली पिटीशन जमीयत की तरफ से फाइल की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कल और आज सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद सरकार भाग गई।
आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक तरह से वक्फ एक्ट पर स्टे है और उन्हें पूरा यकीन है इस मामले में फैसला मुसलमानों के हक में होगा। जो चीज़ काबिल इत्मीनान है वो यही है कि एक तरीके का ये स्टे है जो मिला है और उसके अंदर वक्फ बोर्ड जिस हालत के अंदर है उसी हालत में रहेगा। इसी तरीके के ऊपर चाहे उसका सबूत कागजात मौजूद हैं या नहीं है, वो जिस तरीके पर है उसी तरह उसको दिया जाएगा। ये एक तरीके का स्टे है। अभी तो ये अंतरिम आदेश है, स्टे तो इसको टेक्निकल भाषा में नहीं कहा जाएगा, कानूनी भाषा में, लेकिन जो तारीख दी है उस वक्त तक तो स्टे है। जितना भी इस कानून को परकैंच किया जा सकता है, जितना भी इसे अपाहज बनाया जा सकता है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। कल की गुफ्तगू और फिर आज जो उन्होंने किया है, हम मुतमईन हैं, हम ये समझते हैं कि मुसलमान को उसका हक मिलेगा। और जो गुफ्तगू हुई है आज जो उन्होंने वक्त लिया है, हम समझते हैं कि वक्फ सुप्रीम कोर्ट के तेवर को देख करके उन्होंने भागने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त आने के ऊपर फैसला होगा और वो फैसला वक्फ के सिलसिले में हक बजानिब होगा। आज मैं आपको उन मुसलमानों की बात भी सुनाना चाहता हूँ जो वक्फ एक्ट में बदलाव को ज़रूरी बता रहे हैं। मुसलमानों और ख़ास तौर पर गरीब मुसलमानों के लिए वरदान बता रहे हैं। असल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समाज के डेलीगेशन से मुलाकात की, उनसे नए वक्फ एक्ट पर राय मांगी। इन लोगों ने जो कहा वो वाकई में सुनने वाला है। एक ने कहा कि वक्फ कानून में बदलाव करके मोदी ने माइनॉरिटीज़ के उस तबके की मदद की है जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। डेलीगेशन के दूसरे मेंबर ने कहा उन्हें तो ये देखकर हैरानी हो रही है कि जो लोग खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं वो भी मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ के कानून में किए गए बदलावों का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों ने प्रधानमंत्री से कहा वक्फ एक्ट के विरोध की चिंता न करें क्योंकि गरीब मुस्लिम महिलाओं और आम मुसलमानों की दुआएं प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। साहब, ये जो एक्ट आया है वो प्रिवी काउंसिल क्यों लेकर आई? प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनैक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन साहब आपने ये एक्ट इनैक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। तो ये उस दिशा में साहब बहुत ही बड़ा स्टेप है। इट इज इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर द वे फॉरवर्ड। भिंडी बाजार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता है ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहां पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स है, दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर कानून में बदलाव तो लाना होगा। सबकी बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ के बारे में अपनी राय जाहिर की। मोदी ने कहा उन्होंने वक्फ एक्ट में बदलाव का फैसला कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने में नहीं लिया। इस मुद्दे पर उन्होंने 5 साल तक राय मशवरा किया। सबसे पहले दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के धर्मगुरु से इस पर सलाह ली, उनसे वक्फ एक्ट की खामियों और उन खामियों को दूर करने के लिए सुझाव मांगे। मोदी ने कहा कि रिसर्च के दौरान उन्हें समझ आया कि पुराने वक्फ के कानून के कारण मुस्लिम महिलाओं के हक मारे जा रहे थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जे हो रहे थे, वक्फ की प्रॉपर्टीज का गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। मोदी ने कहा उन्होंने वक्फ एक्ट में जो बदलाव किए हैं उसका असर कुछ ही दिनों में दिखनेगा और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो भी इसका सपोर्ट करेंगे। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने
सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। बंगाल में वक्फ एक्ट एक बड़ा सियासी मसला बना हुआ है। वक्फ एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर आज हाई कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को आदेश दिया कि मुर्शिदाबाद की हिंसा में जो प्रभावित हुए हैं, जिन लोग के घर जलाए गए हैं, जो लोग घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए हैं, सरकार उनको रहने और खाने की सुविधा तब तक दे जब तक उनके घर उन्हें वापस नहीं मिल जाते। हाई कोर्ट में सरकार ने 8 अप्रैल की हिंसा को लेकर कई खुलासे किए। सरकार की तरफ से बताया गया कि शुरू में वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था। 8 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में लगभग 10,000 लोग जमा हो गए। इनमें से कुछ लोग लोहे के रॉड्स और दूसरे घातक हथियार लेकर आए थे। उनका इरादा पुलिस वालों को मारने का था। सरकार ने बताया कि दंगाइयों की भीड़ में से कुछ लोगों ने एक पुलिस अफसर के हाथ से लोडेड पिस्टल छीन ली, जिससे 10 राउंड गोलियां भरी हुई थी। पुलिस ने पहले हवा में फायरिंग की, लेकिन जब दंगाई पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद, मालदा और साउथ 24 परगना में हुई हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश दिया, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बंगाल के मानव अधिकार आयोग और बंगाल की स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक एक मेंबर होंगे। ये टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी। हालांकि मुर्शिदाबाद में अभी भी डर का माहौल है। जो लोग घर बार छोड़कर भागे हैं वो फिलहाल लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। जिनके पास सब कुछ था, आज वो 2 वक्त की रोटी के लिए रिलीफ कैंप में सरकारी मदद के मोहताज हैं। आज बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि वो कल मुर्शिदाबाद और मालदा के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उसके बाद केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। सीवी आनंद बोस ने कहा वो चाहते हैं कि ग्राउंड पर जाकर हालात को समझें और निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजें। My field visit is basically meant to understand what has happened in the field and also to make up my mind based on realities of the situation. If peace is restored, I am very happy about that. From the field, once I realize that it has been done, I will be most happy to make my report accordingly. I will certainly have an objective view about the matter, and now that the central forces are also there, situation has been brought under control. Now what we should do is to do the mopping up operation and also take further steps to prevent such instances. लेकिन हैरानी की बात यह कि बंगाल में वक्फ एक्ट के खिलाफ जिस तरह की तकरीरें कट्टरपंथी मौलानाओं ने की, उसी तरह की तकरीर आजकल पाकिस्तान में वहाँ के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दे रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में कहा कि पाकिस्तान के बच्चों को पता होना चाहिए कि मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं। न हमारे जहन मिलते हैं, न रवायतें, न ख्यालात। इसीलिए मज़हब के आधार पर पाकिस्तान बना। ऐसे पाकिस्तान में जनरल आसिम नज़ीर को मुल्ला जनरल कहा जाता है, इसी नाम से वो मशहूर हैं। और उन्होंने इस्लामाबाद में जो तकरीर की, उन्होंने इस टाइटल को बिल्कुल सच साबित कर दिया। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये बातें मौलानाओं के जलसे में नहीं कही, किसी मजहबी कन्वेंशन में नहीं कही। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन हुआ था। दूसरे देशों में बसे पाकिस्तानी सामने बैठे थे। तकरीर सुनने वालों में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके मंत्रालय के तमाम वजीर शामिल थे। प्रोग्राम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के मकसद से हुआ था, लेकिन जनरल आसिम मुनीर इस जलसे में मौलाना बन गए। और जनरल आसिम मुनीर ने कहा, आज के दौर में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसकी बुनियाद इस्लाम का पहला फर्ज यानी कलमा है। पाकिस्तान बनने से पहले केवल पैगंबर साहब ने कलमे की बुनियाद पर रियासत मदीना बनाई थी। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में चुनावी रणनीति बनाने के लिए आज महागठबंधन के नेताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में सिर्फ यह तय हुआ कि विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव की लीडरशिप में 13 मेंबर्स वाली एक कमेटी बनेगी। यही कमेटी उम्मीदवारों के नाम तय करेगी और कैंपेन की रणनीति फाइनल करेगी। आरजेडी के दफ्तर में करीब 2.5 घंटे तक चली मीटिंग में आरजेडी से तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी,
संजय यादव तो शामिल हुए, लेकिन बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह नहीं आए। कांग्रेस की तरफ से बिहार के इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और शकील अहमद खान पहुंचे। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी मीटिंग में थे, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार डिक्लेयर किया जाए। मीटिंग के बाद तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सारी पार्टियां एक साथ हैं, बिहार का विकास रुक गया है, कानून व्यवस्था खस्ताहाल है, महागठबंधन जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगा। और इसके बाद जब बिहार कांग्रेस के इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, नीतीश कुमार के सामने सीएम फेस कौन होगा, क्या तेजस्वी यादव होंगे, तो कृष्णा अल्लावरू ने एनडीए के कंफ्यूजन की बात की, महागठबंधन में क्लैरिटी का दावा किया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। आज गुरुग्राम लैंड डील के केस में ईडी ने प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा को फिर पूछताछ के लिए बुलाया था। पिछले 3 दिन से रॉबर्ट वाड्रा रोज सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंच जाते हैं। 3 दिन में उनसे कुल 18 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। पिछले 2 दिन से तो प्रियंका गांधी भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ ईडी अफसर पहुंचती थी। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होती है और प्रियंका रिसेप्शन पर बैठकर उनके बाहर आने का इंतजार करती हैं। आज पूछताछ खत्म होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चुनाव आता है तो सरकार ईडी का नोटिस थमाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रचती है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ईडी की तरफ से ये अभी नहीं बताया गया है कि उन्हें इस मामले में फिर कब बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। चूंकि कल गुड फ्राइडे की छुट्टी है, इसलिए कल पूछताछ नहीं होगी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि गुड़गांव लैंड डील केस में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन फिर भी उन्हें रोज रोज बुलाया जाता है। जिस नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है, उसी दिन उन्हें ईडी के ऑफिस में बुलाना ये कोई संयोग नहीं है, ये उनको और गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं। इस विषय में अथॉरिटीज थे, उन्होंने पहले अपनी कार्रवाई की और उनको कुछ गलत नहीं मिला इस लैंड डील में, और पूरी मेरे को क्लीन चिट 2 बारी मिल चुकी है अथॉरिटी से और खट्टर जी से 2019 में 2020 में। मकसद फिर पक्का हो जाता है कि उसी दिन चार्जशीट होती है सोनिया जी और राहुल की। तो ये टोटल पॉलिटिकल विच हंट है, दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, गलत ऑप्टिक्स हो रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि गांधी परिवार गलत है। कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बताइए कौन से बीजेपी मिनिस्टर को, बीजेपी के वर्कर को, किसको बुलाया जाता है ईडी के दफ्तर? अगर आज मैं बीजेपी में जाता हूं, ये सारी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। अच्छा है कि कल पब्लिक हॉलिडे है, नहीं तो मेरा जन्मदिन भी मैं यहीं ईडी के ऑफिस में इनके साथ बैठना पड़ता, पर कल गुड फ्राइडे है तो इसलिए कल मेरे को ऑब्वियसली बंद है, इसलिए मेरे को नहीं बुलाया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक गाड़ी में लाश की खबर से मुंबई पुलिस कैसे परेशान हुई। हुआ ये कि वाशी और सांगपाड़ा के बीच कुछ लोगों ने एक कार देखी जिसकी डिक्की के बाहर एक हाथ लटकता हुआ दिखाई दे रहा था। लोगों को लगा एक गाड़ी में कोई डेड बॉडी है जिसका हाथ बाहर लटक रहा है। इस गाड़ी के पीछे चल रही गाड़ी में बैठे लोगों ने इसका वीडियो बनाया और इसे मुंबई पुलिस को भेज दिया। इसके पीछे एक हाथ निकला हुआ है, ये देखो 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 देखो, हाथ 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 हाथ। ये जो गाड़ी है, एक मिनट, शायद ये डेड बॉडी है। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को ट्रेस किया, गाड़ी में सवार 4 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन जब ये लोगों से पूछताछ की गई तो पता लगा कि गाड़ी में कोई लाश नहीं थी, बल्कि ये लोग अपनी दुकान का प्रमोशन करने के लिए रील बना रहे थे। ये लोग चाहते थे वो कुछ ऐसा करें जिससे उनका नाम हो, लोग उनकी शॉप को जान जाएं। इन लोगों ने लैपटॉप की नई शॉप खोली है, उसके प्रमोशन के लिए इस तरह की रील बनाने का आइडिया आया। आज बेंगलुरु में एक डॉग ब्रीडर ने 50 करोड़ का डॉग खरीदने का दावा किया, लेकिन इस दावे के चक्कर में इन जनाब के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई। मनी लॉन्ड्रिंग और एफसीआईए के वायलेशन की जांच शुरू कर दी गई। असल में बेंगलुरु के जेपी नगर के रहने वाले एस सतीश ने सोशल मीडिया पर
एक डॉग की फोटो पोस्ट की और क्लेम किया कि उन्होंने दुनिया का सबसे महंगा वुल्फ डॉग अमेरिका से खरीदा है और इस डॉगी की कीमत 50 करोड़ रुपए है। एस सतीश की पोस्ट पर ईडी के अफसर की नजर पड़ी। कुछ ही देर में एक टीम सतीश के घर पहुंच गई और इन जनाब से पूछा गया कि उन्होंने डॉग खरीदने के लिए 50 करोड़ की पेमेंट कैसे की। सतीश के बैंक अकाउंट की डिटेल चेक किए गए। 50 करोड़ के ट्रांजैक्शन का कोई सबूत नहीं मिला। ईडी को शक हुआ कि कहीं सतीश ने डॉग खरीदने के लिए हवाला रूट से तो पेमेंट नहीं किया। इसी को लेकर ईडी ने जब सतीश से सख्ती से पूछताछ की तो कहानी कुछ और ही निकली। एंटी क्लाइमैक्स हो गया। सतीश के दावे झूठे साबित हुए। सतीश ने जिस डॉग की फोटो डाली थी, जिसे वुल्फ डॉग बताया था, असल में वो कुत्ता सतीश का था ही नहीं। ये देसी नस्ल का कुत्ता एक पड़ोसी का था। एस सतीश ने पड़ोसी के कुत्ते के साथ फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और बैठे बैठाए मुसीबत मोल ले ली। आपने देखा, न तो कोई फॉरेन ब्रीड का डॉग था, न कोई 50 करोड़ की डील हुई, न अकाउंट से कोई पैसा ट्रांसफर हुआ। मोटे तौर पर यह 50 करोड़ की हवाबाजी का केस लगता है। लेकिन कभी कभी हवाबाजी बहुत महंगी पड़ जाती है, पर हर केस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं होता। कई बार पढ़े लिखे लोग भी साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं, करोड़ों रुपए गवा बैठते हैं। मध्य प्रदेश में एक महंत के साथ ऐसा ही हुआ। यहां साइबर ठगी का अब तक का सबसे बड़ा केस सामने आया ग्वालियर में। साइबर अपराधियों ने एक महंत को 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इस दौरान महंत से 2 करोड़ 52 लाख रुपए वसूल लिए। मामला रामकृष्ण मिशन आश्रम का है। आश्रम के सेक्रेटरी स्वामी सुप्रदीप्तानंद को 17 मार्च को एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को नासिक पुलिस का अधिकारी बताया और स्वामी जी से कहा कि उनका नाम नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है, उनके खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं। इसके बाद कॉल करने वाले साइबर क्रिमिनल ने व्हाट्सएप पर ही स्वामी जी को समन दिया और अरेस्ट वारंट भी भेज दिया। उनके खाते की ट्रांजैक्शन डिटेल भी भेज दी। स्वामी जी घबरा गए। उन्होंने साइबर ठग को असली पुलिस अफसर समझकर अपने आधार कार्ड और दूसरे बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर कर ली। इसके बाद साइबर क्रिमिनल ने स्वामी सुप्रदीप्तानंद को अगले 26 दिन तक 12 अलग अलग बैंक खातों में 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए की रकम ट्रांसफर करने को कहा। उनसे वादा किया यह सब जांच के लिए किया जा रहा है। उन्होंने रकम ट्रांसफर कर दी। उन्हें कहा गया था कि 15 अप्रैल तक सारी रकम वापस कर दी जाएगी। इस दौरान साइबर क्रिमिनल लगातार स्वामी प्रदीप्तानंद के कांटेक्ट में बना हुआ था। हालांकि जब 15 अप्रैल को स्वामी जी के खाते में पैसे वापस नहीं आए तो उनके होश उड़ गए। पुलिस के पास गए और अपने साथ हुई साइबर ठगी के एफआईआर दर्ज कराई। रामकृष्ण मिशन 34 में स्थित आश्रम के एक सेक्रेटरी को जो है एक नासिक पुलिस के नाम से कॉल आया व्हाट्सएप कॉल पे, और फिर उनको जो लगातार जैसे साइबर फ्रॉडिस्ट विश्वास दिलाते हैं, विश्वास दिलाया उनको कि पुलिस है, अपना आईडी वगैरह देकर भेजा और उनको बोला कि आपकी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपका नाम आया, आपकी लिंक मिली है और आपके अकाउंट से लेन देन हुआ। उन्होंने बताया कि हमारे अकाउंट से इस टाइप से लेन देन हुआ। तो फिर उनको विश्वास में लेके उनका आधार कार्ड और उनके जो आश्रम का अकाउंट लिया उनने और बोला अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, और उनको डरा धमका कर मतलब जो है उनके आश्रम का जो है डिटेल लेकर करीब उनके साथ जो है धोखाधड़ी करी है। टोटल करीब 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करी है। वो अलग अलग अकाउंट में नंबर उनने ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन किया है।